नमस्कार, मैं हूँ विकास सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज विकास के साथ में हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, वो मथुरा से हैं, ब्रज की उस धरती से हैं, जहाँ से हिंदी साहित्य का एक विशेष नाता रहा है और आज हम उनसे मुलाकात कराएँगे आपको रूबरू कराएँगे, उनका साक्षात्कार हम करेंगे। विशेष कई पुरस्कारों से सम्मानित हैं, आकाशवाणी, दूरदर्शन पे कई सारे काव्य पाठ कर चुके हैं। वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो साहित्यकार हैं संतोष कुमार जी। संतोष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पब्लिक लाइव में। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। जी, जय श्री राधे संतोष जी। तो सबसे पहले संतोष जी हम शुरुआत करते हैं चूँकि आज आप हिंदी की स्थिति को देख रहे हैं और हिंदी की विधाओं को आजकल कोई छोटा बच्चा नेता तो तैयार हो जाता है, लेकिन एक कवि के रूप में उसको देखना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहले मैं आपके विषय पे आऊँगा, कहाँ से शुरुआत की और क्या है? थोड़ा-सा अपने बारे में एक परिचय दे दीजिए दर्शकों को। मैं जब बचपन में पढ़ा करता था, जी, तो स्कूलों में, पाठ्य पुस्तकों में और पुस्तकालयों में जी, जो पुस्तकें मैं पढ़ता था, जी, तो अक्सर छोटे प्राइमरी स्तर तक तो बाल कविताएँ पढ़ता था, जिनमें मुझे अ, आपके द्वारका प्रसाद माहेश्वरी, जी, सोहनलाल द्विवेदी, इनकी जो बाल रचनाएँ मुझे बहुत ही भाती थी। लेकिन जब मैं इंटरमीडिएट में आया, तो रामधारी दिनकर जी, जी, श्याम नारायण पांडे जी की हल्दी घाटी, जी, जब मैंने पढ़ी, तो मुझे लगा कि मैं भी इन्हीं की तरह कुछ लिखूँ जी, और मैंने जो है लिखना थोड़ा-सा बाल साहित्य से शुरू किया, लेकिन जब मैं आगे बढ़ा, तो प्रौढ़ साहित्य भी मैं लिखने लगा और मुझे जो है लेखन में रुचि आरंभ हो गई। जी। 2 पंक्तियाँ बाल साहित्य की, उसके बाद हम आगे बढ़ाएँगे चीज़ों को। कोई भी आपको जो आपके हृदय को छूती हो और दर्शकों के हृदय को वो छू जाए, वो बाल साहित्य की वो 2 रचनाएँ, 2 पंक्तियाँ आपके द्वारा। देखो, मैं बाल साहित्य में वो चीज़ लिखता हूँ, जी, जो बच्चों को प्रेरित करे, जी, जिससे शिक्षा मिले। बिल्कुल। तो मैंने एक छोटा बाल गीत लिखा, उसे ही मैं आपको सामने सुनाता हूँ जी, कि चुन्नू पूछ रहा मुन्नू से, करते लोग बुराई क्यों? चुन्नू पूछ रहा मुन्नू से, करते लोग बुराई क्यों? जात पात का भेदभाव रख, करते लोग लड़ाई क्यों? करते लोग लड़ाई क्यों? सबको बांटे सूर रोशनी, देते सुमन सुगंधे अपनी, देते सुमन सुगंधे अपनी, भेदभाव बिन शीतलता भी देती रहती धवल चांदनी, और खुद को ऊंचा मान मान फिर, खुद को ऊंचा मान मान फिर, करते लोग बड़ाई क्यों? चुन्नू पूछ रहा मुन्नू से, करते लोग बुराई क्यों? और आगे है कि भेदभाव बिन तर फल देते, बादल भी सबको जल देते, देते दूध दुधारू पशु भी, सबके ही खूंटे बंध लेते, सबके ही खूंटे बंध लेते। इंसानों ने ऊंच नीच की, इंसानों ने ऊंच नीच की, खाई या बनाई क्यों? चुन्नू पूछ रहा मुन्नू से, करते लोग बुराई क्यों? बिल्कुल, देखिए आपकी ये जो पंक्तियाँ हैं, चुन्नू पूछ रहा मुन्नू से, आज के जीवन में, आज के समय में वास्तव में अगर देखी जाए हिंदी साहित्य की तो एक जो प्रेरणादायक पंक्तियाँ हैं, बिल्कुल हो सकती हैं और बिल्कुल है भी, क्योंकि जिस भेद-बुराई की बात आप कर रहे हैं, समाज आज उन्हीं से लड़ रहा है। जी,
संतोष जी, तो चूंकि अच्छा ये कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाता है कवि। तो आप जी। क्या क्या रखते हैं? आपको कैसा महसूस होता है आज जब आज की जो स्थिति है उसको लेके क्या कहें? देखो, कवि जो है हर परिस्थिति पर अपनी दृष्टि रखता है। जो समाज में घट रहा है, जो सरकार बुरा या भला वो तो समाज ही जानता है, उसकी गवाही समाज ही देता है। लेकिन जो एक साहित्यकार किस तरह सोचता है, वो अपनी भावनाएँ वहाँ प्रस्तुत करता है। अपनी कलम को उसी अनुसार चलता है कि मैं क्या सोचता हूँ और ज़्यादातर वो यही लिखता है कि बहुमत समाज का क्या सोच रहा है। जी। क्यों मतलब जो समाज है, जो गवर्नमेंट है, वो समाज की भलाई के लिए कार्य कर रही है या विपरीत कार्य कर रही है, वो सब साहित्यकार देखता है। इसी तरह आपने अभी देखा होगा कि चीन के साथ जी। भारत की तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जी। अभी कुछ महीने पहले ब गलवान घाटी में जी, जी। हमारे साथ धोखा हुआ। हम विश्वास में रहे कि इस तरह की घटनाएँ नहीं हों, लेकिन फिर भी हुई। हमारे वीर भी शहीद हुए, लेकिन हमसे ज़्यादा चीन के वीरों को वीर नहीं कहेंगे हम, उनको नहीं, एक नहीं। तरह के धोखेबाज जी। एक तरह के धोखेबाज कहेंगे, कुत्ते कहेंगे हम तो। जी, जी। तो उस उसको पर उसको भी उसको मुँह-तोड़ जवाब दिया गया। जी, संतोष उसको मुँह तोड़ जवाब दिया हमारे वीर सैनिकों ने। जी। तो उस पे भी एक साहित्यकार कलम चलाता है। जी। मैंने भी कुछ पंक्तियाँ उसी गलवान घाटी के वीर शहीदों के लिए लिखी हैं। आप बिल्कुल कहें तो सुनाइए। मैं बिल्कुल सुनाता सुनाइए, हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल दर्शक हमारे बिल्कुल चाहेंगे सुनना आपको। जी, सुनाइए। देखिए, मेरा कहना है कि भौंक दिया है छुरा पीठ में, कायर चीनी कुत्तों ने, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है। जी, धोखे से बिल्कुल। उन्होंने वार किया। भौंक दिया है छुरा पीठ में, कायर चीनी कुत्तों ने, दिखा वीरता दी है फिर भी मेरे वीर निहत्थों ने। दिखा वीरता दी है फिर भी मेरे वीर निहत्थों ने। शर्म आ रही गिने न कुत्ते मरे वीर के हाथों से। चीन ने अपने जो मरे उनको भी नहीं गिन के बताया कि मेरे कितने मर गए। शर्म आ रही गिने न कुत्ते मरे वीर के हाथों से, फिर भी घुसे अगर सीमा में फिर कुछ लेंगे लातों से। भारतीय वीरों का दमखम कभी नाप मत कम लेना, और रखती ताकत बड़ा हौसला मेरे धरती की सेना। रखती ताकत बड़ा हौसला मेरी धरती की सेना। वीर शहीद हुए हैं अपने, इन पर गर्व हमें भारी। सत सत नमन हमारा वीरो, धन्य आपकी माँ प्यारी। हमें गर्व है अपने वीरों पर, लेकिन अरसे छुप छुप करते घर के भेदी ही यारी। हमारे देश में भी गद्दार हैं जो हमारे दुश्मनों का साथ दे रहे हैं, लेकिन अरसे ही छुप छुप करते घर के भेदी ही घर के भेदी ही यारी। उन पर भी दृष्टि हमारी है, परखें उनकी गद्दारी। उन पर भी हमारी दृष्टि है और नहीं युद्ध का हमें शौक है, शांत लगे हर दम प्यारी। किंतु छुए जो भारत माँ को, किंतु छुए जो भारत माँ को,
उसे मिटाने की तैयारी, उसे मिटाने की तैयारी, हम बिल्कुल, हरदम तैयार हैं। बिल्कुल संतोष जी, और ये कविताएँ कहीं न कहीं उन युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेंगी, जो अपने आप में उत्साह भरती हुई आपकी जो पंक्तियाँ हैं। चूँकि संतोष जी हम फिर इन्हीं सब चीज़ों पे आएँगे। आपको जैसा कि आपने जब ये कविताएँ और ये सारी चीज़ें लिखनी शुरू करी, अच्छा मथुरा के विषय में, जहाँ के निवासी हैं, उस ब्रजभाषा में क्या आपने कोई आपका कोई कविता संग्रह या ऐसा कुछ रहा हो जो आपने ब्रज में लिखा हो? जी, देखो ऐसा है कि ब्रज भाषा बहुत ही प्यारी भाषा है। जी, यहाँ जो है बहुत बोली जाती है जी, और बहुत ही सूरदास जी ने इतने जो है ब्रजभाषा में सूर सागर लिख दिया। जी, लोग जो है लिख रहे हैं जी, और स आपने सुना होगा रसखान जी का नाम सुना होगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। रसखान जी ने सवैया लिखे, जी, लोग लिख रहे हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाती है। जो लोग लिख गए, जो हमारे पूर्व कवि लिख गए, वो जी, चीज़ नहीं आ पाती है। फिर भी जी, लोग लिख रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में अपनी खड़ी बोली का लिखता हूँ और खड़ी बोली में आपको जो है ब्रज के बारे में आपको जो है दर्शन कराता हूँ बिल्कुल, कि बिल्कुल राइट। राधा और कृष्ण कदम के पेड़ पर अपनी लीलाएँ किया करते थे जी, और वो कदम के पेड़ आज भी मथुरा में जी, मौजूद हैं। तो मैं कदम के पेड़ की थोड़ी-सी झाँकी कराता हूँ, जी, वो भी आज मौजूद हैं और क्यों मौजूद हैं? कदम के पेड़ मथुरा में अभी भी आप पाएँगे। कदम के पेड़ मथुरा में अभी भी आप पाएँगे। अभी ये सोचते हैं एक दिन तो श्याम आएँगे। अभी ये सोचते हैं एक दिन तो श्याम आएँगे। कदम की छाँव में बैठो, सुनाया आवाज आती है। कदम की छाँव में बैठो, सुनाया आवाज आती है। कभी का ना बुलाते हैं, कभी राधा बुलाती है। कन्हैया एक दिन तो बांसुरी आकर बजाएंगे। अभी ये सोचते हैं एक दिन तो श्याम आएंगे। और इसका दूसरा बंद और देखिए मजेदार है जी, कि कदम का पेड़ है तो गम कभी भी न सताता है। कदम का पेड़ है तो गम कभी भी ना सताता है। पखेरु घोंसला यह सोच कर इन पर बनाता है। अभी ये प्रेम के किस्से, अभी ये प्रेम के किस्से बिना बोले सुनाएंगे। अभी ये सोचते एक दिन तो श्याम आएंगे। ये लंबा गीत है, तो मैं बिल्कुल, ये बिल्कुल, दोनों बिल्कुल। सामने बिल प्रस्तुत बिल किए। बिल ब्रज में बिल्कुल, बिल्कुल। आपको मैं ले गया। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए हमारे साथ हमारे दर्शक और इतने सारे आपको जो जानने वाले हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, वो सभी देख रहे हैं और बिल्कुल वो भी ब्रज में आज पहुँच गए होंगे आपकी इन कविताओं के माध्यम से। संतोष जी, थोड़ा-सा और पीछे आएँगे। आपका प्रसारण दूरदर्शन पे हुआ, आकाशवाणी ने आपको बुलाया।
आपका वहाँ भी प्रसारण हुआ। तो कब हुआ ये और उसके बाद क्या क्या आपकी भाषा शैली या उस समय जो आपके लेखन शैली थी, क्या उसके बाद क्या फ़र्क पड़ा इन सब चीज़ों में? देखो, जब दूरदर्शन पर हमारे मथुरा में जी, दूरदर्शन की एक शाखा है। जी, यहाँ पर प्रसारण नहीं होता है, रिकॉर्डिंग होती है जी, मथुरा में। जी, रिकॉर्डिंग होता है, तो ये रिकॉर्डिंग करने के बाद में वो दूरदर्शन बिल्कुल, दिल्ली या लखनऊ को भेज देते हैं। बिल्कुल, तो वहाँ से वो प्रसारित होता है। बिल्कुल। तो उसे प्रसारित होने के बाद मेरा उत्साह भी बढ़ा। लोगों ने देखा भी, पाठकों ने सुना भी, तो मेरी छवि जो है समाज में एक अच्छे साहित्यकार के रूप में स्थापित हुई। ये मेरा मानना है और बिल्कुल, लोग बिल्कुल। मुझे देखिए, पहचान रहे हैं। ये जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें आत्मविश्वास भी बढ़ाती हैं। कहीं न कहीं आपका आत्मविश्वास भी जो है अच्छा थोड़ा-सा और मैं पूछूँगा क्योंकि अभी कुछ ही दिवस पहले हिंदी दिवस था। जी। आपको भी देखा होगा। क्या लगता है हिंदी दिवस जो है अ, आपको लगा कि अभी क्या और सारी चीज़ें होनी चाहिए हिंदी के लिए? क्या आपको ये जैसा कि नई शिक्षा नीति आई है, उसके विषय में भी, तो क्या महसूस हुआ आपको? ऐसा क्या लग रहा है कि अभी हिंदी में क्या सुधार की आवश्यकता है? देखो जो बड़े दुःख की बात है कि हिंदी अभी तक राजभाषा है। जी, इसे वास्तव में राष्ट्रभाषा बनना चाहिए क्योंकि ये अधिकांश भारतीय लोगों द्वारा बोली जाती है, समझी जाती है और इसका जब तक हमारे देश में हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित नहीं होगी, तब तक राजनैतिक विरोध होता रहेगा क्योंकि हर संतोष जी जो पढ़ाया जाता है लोगों को तो ये वो तो यही पढ़ाया जाता है कि राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ाया जाता है। कहा भी जाता है कि राष्ट्रीय भाषा है ऑलरेडी हिंदी। ये गलत कहते हैं, ये राष्ट्रीय भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राजभाषा है। राजभाषा का मतलब होता है कि हर केंद्रीय कर्मचारी के कार्यालयों में आप इसका प्रयोग करेंगे। जी, लेकिन उन क्षेत्रों को भी बाँट दिया गया है। जहाँ हिंदी भाषी हैं जैसे आपका तमिलनाडु है, वहाँ के केंद्रीय जो कार्यालय हैं उनमें जो है ये प्रयोग होगा। जी, लेकिन वहाँ की जो स्थानीय भाषा है, उनका जो है वो प्रयोग करते हैं ऑफ़िस में। लेकिन जी, यदि कोई हिंदी भाषी कोई पत्र भेजता है, तो उनकी ये मजबूरी है कि उसका उत्तर वो हिंदी में ही देंगे। ये राजभाषा है। बाकी जो है ये राष्ट्रभाषा पढ़ाया जाता है, राष्ट्रभाषा के रूप में कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा। जो पढ़ाते हैं या समझते हैं वो गलत समझते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं बनी है। मैं आपको बिल्कुल देखिए आज एक स्पष्ट आप एक बड़ी और बड़ी बात इसके भी कह रहे हैं और ये बिल्कुल एक अच्छा कदम आपका है। अगर आप ये सारी चीज़ें कह रहे हैं, दर्शक भी देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। देखिए, मैं फिर यही कहूँगा क्योंकि आप जब भी निचले स्तर पे कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो वहाँ विद्यालयों में जो पढ़ाया जाता है, वो यही पढ़ाया जाता है कि राष्ट्रीय भाषा के तौर पे हिंदी को पढ़ाया जाता है। हाँ, ये जो शिक्षक है भी ये गलत जी, बताया जाता है। अब जी, मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ जी, कि जो हिंदी है, जी, उसके विरुद्ध बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। जी, हिंदी दिवस जो है, ज़्यादातर वहाँ मनाया जाता है जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। जी, अरे भाई, जो अहिंदी भाषी हैं, जहाँ पर इसका विरोध होता है, अरे उन क्षेत्रों में मनाइए ना। उन क्षेत्रों में हिंदी के प्रति जागरूकता लाना आवश्यक है। तभी हिंदी जो है आगे बढ़ेगी। मैं तो कहता हूँ कि हिंदी फ़िल्म और हिंदी चैनलों का सबसे ज़्यादा योगदान है, जो जिनके हिंदी चैनलों के द्वारा, हिंदी फ़िल्मों के द्वारा हिंदी भाषी भी जुड़े हैं, जी। समझने लगे हैं। भले ही वो हृदय से या राजनीतिक तौर से हिंदी का विरोध करते हों, लेकिन वो सीरियल देखते हैं, फ़िल्में हिंदी की देखते हैं, हिंदी के समाचार सुनते हैं, समझते हैं। काफ़ी प्रचार है, हाँ, लेकिन विरोध करते हैं। जी।
अब इसमें राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन रही है? इसमें भी बहुत ही गहराई से सोचने वाली बात है कि इसके पीछे विरोधी इतने लगे हुए हैं कि इसको, जो हम कहते हैं कि ज़्यादा लोग बोलते हैं, उसको भी कम करने की योजना जो है बन रही है राजनीतिक तौर पे। वो कैसे? मैं आपको बताता हूँ कि हमारे संविधान में पहले 15 भाषाएँ थी। जी, संविधान की अनुसूची में 15 जी, भाषाओं की मान्यता थी। अब उसमें जो है और भाषाएँ भी जुड़ती जा रही हैं, और भाषाएँ भी जुड़ती जा रही हैं। तो अब भाषाएँ जुड़ने का मतलब क्या है कि जो हिंदी की बोलियाँ हैं, जो हिंदी की बोलियाँ हैं, वो भी लोग उसमें भाषा के रूप में जुड़वाना चाहते हैं। जी, अब हिंदी बोलियाँ जैसे राजस्थानी भाषा है, जैसे अवधी भाषा है, जैसे ब्रज भाषा है और भोजपुरी भाषा है। अब इनको आप जो है संविधान की अनुसूची में जुड़वा देंगे, तो क्या होगा कि ये तो हिंदी की है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। जब ये उनमें भाषा में चली जाएँगी, तो लोग कहेंगे हिंदी के तो बोलने वाले कम हो गए। अब जो जी, राष्ट्रभाषा कैसे बन जाएगी? ये जी, बड़ी साजिश लोगों को पता नहीं है। इस पे ध्यान देने वाली बात है। और बिल्कुल, हिंदी बिल्कुल, को बिल्कुल। किया जा रहा है। अब और बता दूँ मैं, जी। हिंदी सर के, संतोष जी, हाँ, चूँकि हमारे पास अब समय की थोड़ी-सी कमी है, तो थोड़ा-सा संक्षेप में ही रखिएगा। जी, बोलिए। हिंदी में आपने देखा होगा उर्दू गज़ल चल रही है। जी, उर्दू गज़ल के साथ हिंदी को अच्छी लगी हिंदी वालों को, तो वो हिंदी गज़ल ले आए। लेकिन उनमें क्या है कि हिंदी का कचरा बना रहे हैं वो। हिंदी गज़ल लिखने वाले हिंदी का कचरा बना रहे हैं। क्यों? कि वो उनको जानबूझकर उसमें उर्दू, अरबी के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जी, लिख रहे हैं देवनागरी लिपि में, लेकिन शब्द किसके हैं? अरबी के और उर्दू के। तो भैया आप जो है क्या कर रहे हो? हिंदी का भला कर रहे हो या हिंदी को बिगाड़ रहे हो, प्रदूषित कर रहे हो हिंदी को। अब आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि हिंदी शब्दों के नीचे नुक्ता लगाते हैं। जी। गज़ल लिख रहे हैं, तो गा के नीचे नुक्ता है, जा के नीचे नुक्ता है। अब आप बता दीजिए कि देवनागरी हिंदी के शब्दों में किसी शब्द के नीचे नुक्ता होता है क्या? बिल्कुल नहीं, नुक्ता लग बिल्कुल नहीं। जाते जी, हैं। इसके बिल्कुल। लिए मथुरा से, मुरादाबाद से हिंदी साहित्यकारों ने प्रधानमंत्री को, शिक्षा विभाग को, हिंदी निदेशालय को पत्र लिखे हैं कि ये जो नुक्ता लगाने की प्रक्रिया आपने स्वीकार की है, उसे समाप्त करें। और कम से कम हम लोगों ने 800 पत्र अभी भेजे हैं बिल्कुल, जी। हिंदी के उत्थान के लिए। जी, जी, जी। एक अच्छा कार्य कर रहे हैं और बिल्कुल, ये अगर यही सारी चीज़ें रहेंगी और हिंदी को राष्ट्रभाषा जैसे आपने बोला है, बिल्कुल अगर ये चीज़ें नहीं है तो बिल्कुल होनी चाहिए और ज चूँकि संतोष जी थोड़ा-सा समय कम है। पुरस्कार की बात करें, आपको बहुत सारे पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार जो आपको याद हो, आपको लगता हो कि ये पुरस्कार ने आपकी आपकी लिखने की चीज़ों को बदल दिया। क्योंकि होता है ना कि बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं, उस समय एक ऐसा पुरस्कार एक विशेष लोग के द्वारा दे दिया जाता है, तो इंसान का और उत्साहवर्धन होता है। तो क्या लगता है आपको? जी, देखो, मेरे को करीब 2 दर्जन है पुरस्कार और सम्मान जो है जी, साहित्यिक संस्थाओं ने, बड़ी-बड़ी साहित्यिक संस्थानों ने दिए हैं। जी, लेकिन जो 2 पुरस्कार मुझे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, जो जी, कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक निकाय है, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है जी, और कार्यकारी अध्यक्ष कोई योग्य हिंदी साहित्यकार होता है। उसके द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। सन 2017 में मुझे सोहनलाल द्विवेदी सर्जना साहित्य प्रकाश मिला और करीब 40,000 रुपए इसकी धनराशि थी और फिर अगले वर्ष पुनः मुझे बाल विज्ञान लेखन के लिए 51,000 रुपए का पुरस्कार भी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से मिला है जी, और
उसमें जो है हमारे मुख्यमंत्री जी उस समारोह में उपस्थित थे और मुझे बड़ा गर्वित उस दिन में हुआ कि मेरा लेखन सार्थक है, मैं सही दिशा में लिख रहा हूँ और अच्छा, उसका आपको क्या संतोष जी क्या लगता है कि सरकार को आप जैसे लेखकों को हिंदी संस्थान जो है, क्या उसमें सदस्य के तौर पे रखना चाहिए? आपको क्या लगता है अगर ऐसा सरकार निर्णय लेती है, तो आपका विचार? कैसे क्या मतलब समझ में नहीं आया मेरे भी? जैसे आपने बताया कि हिंदी संस्थान जो है, हिंदी साहित्य संस्थान, ये एक संस्थान है और उसमें जो मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं, लेकिन कुछ सदस्य भी होते हैं, उपाध्यक्ष भी होते हैं। तो इसी प्रकार हिंदी के और वो चल के चीज़ों को और आगे सरकार तक ले जाते हैं, जो इनका कार्य ठीक। होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं एक आपको ब्रज क्षेत्र से ले जाके मथुरा से ले जाके और आपको भी सदस्य के रूप में सरकार को रखना चाहिए मतलब आपका अपना ओपिनियन क्या है? नहीं, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में जैसा कि मैं जानता हूँ, उसमें इस तरह के सदस्य नहीं हैं। जी। उसमें सिर्फ़ अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री रहते हैं, जी। पदेन मुख्यमंत्री, जो भी आएगा, कार्यकारी अध्यक्ष वो मुख्यमंत्री अपना किसी विद्वान को चुनता है। उसके बाद एक आईएएस अधिकारी निदेशक होता है। जी। उसके अलावा सिर्फ स्टाफ होता है और कोई उसके सदस्य नहीं है। जी। जब ये मूल्यांकन होता है, उस समय मूल्यांकन के लिए पुस्तकों के पुरस्कार के मूल्यांकन के लिए वो कार्यकारी अध्यक्ष जो है, वो लोगों को बुलाते हैं, जो साहित्यकारों को बुलाते हैं। अच्छा उसमें हाँ। योगी सरकार ने आपको क्या लगता है कि आपको वो सम्मान जो आपको प्राप्त होना चाहिए, वो आपको दिया है या कहीं न कहीं अभी भी कुछ कुछ है? मतलब सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं, मेरे को जो ये पुरस्कार मिल रहा है, ये एक तरह का अभी मेरे को प्रोत्साहन नहीं है, लेकिन जी। अभी मेरे जिस तरह का मैं लेखन कर रहा हूँ, उससे अभी मेरे को संतुष्टि नहीं है। जी। मैं चाहता हूँ को और मैं ऊपर जाऊँ, मेरा जो मूल्यांकन और है, उसका मूल्यांकन का स्तर भी बढ़े। जी संतोष जी, जैसा कि हम लगातार इसी विषय पे बात कर रहे थे। संतोष जी अंतिम के कुछ समय है क्योंकि हमारे पास वक़्त की थोड़ी-सी कमी है। इससे जी। पहले कोई एक छोटी-सी रचना जो हाथ से आपने लिखी हो, वो दर्शकों को ज़रूर क्योंकि मैंने देखा आपने हाथ से भी लिखा, गीत लिखे, छंद लिखे, प्रौढ़ साहित्य लिखे, बाल साहित्य लिखे, बहुत सारी चीज़ें लिखी। तो एक हास्य में थोड़ा-सा हो जाए। ठीक है, समय की कमी है तो मैं एक छोटी-सी रचना जी, जी, आपके हाँ। सामने रख रहा हूँ बिल्कुल। कि हास्य व्यंग में क्या होता है कि पहले हास्य होता है जी, और अंत में जो है व्यंग जो है होता है। जी, तो सुने जी, कि एक दिन मैंने अपने बेटे को रेखा गणित पढ़ते हुए देखा, तो मैं भी पूछ बैठा कि कितनी तरह की होती है रेखा? मैं भी पूछ बैठा, कितनी तरह की होती है रेखा? वह बोला, 7 तरह की होती है रेखा। वह बोला, 7 तरह की होती है रेखा। हमने कहा, हमने तो 2 ही पढ़ी थी, सरल रेखा और वक्र रेखा। जी, हमने तो जी। 2 ही पढ़ी थी, सरल रेखा और वक्र रेखा। तब उसने गिनकर बताई, तो हमारी भी समझ में आई। तब उसने गिनकर बताई, तो हमारी भी समझ में आई। वह बोला, सुनो पिताजी, रेखा गणित की 2 है रेखा। रेखा गणित की 2 है रेखा और तीसरी फिल्मी रेखा जी। और तीसरी फिल्मी रेखा और भूमध्य रेखा, सीमा रेखा, लक्ष्मण रेखा। भूमध्य जी, रेखा, जी, सीमा रेखा, लक्ष्मण रेखा और अंत में सरकारी रेखा, जिसका नाम जी, गरीबी रेखा। जी, अंतिम है सरकारी रेखा, जिसका नाम गरीबी रेखा और इसके नीचे दवा आज तक उसको उठते कभी न देखा। इसके नीचे दवा आज तक
उसको उठते कभी ने देखा, पर तोड़ा करती दिन भर पत्थर, उसका बेटा खुली सड़क पर भूखे रोते सोते देखा। पर तोड़ा करती दिन भर पत्थर, उसका बेटा बेटा खुली सड़क पर भूखे रोते सोते देखा। और नेताओं ने उस औरत को इस रेखा से ऊपर देखा। नेताओं ने उस औरत को इस रेखा से ऊपर देखा। और शायद मैं भी सत्य मानता, सच कहते हैं मेरे नेता। शायद मैं भी सत्य मानता, सच कहते हैं मेरे नेता। पर मैंने तो आज सवेरे उस औरत को कुछ कंधों पर उठते देखा, भूखे पेट स्वर्ग को जाते देखा। 7 तरह की होती रेखा, अंत में है सरकारी रेखा, जिसका नाम गरीबी रेखा, जिसका नाम गरीबी रेखा, जिसका नाम गरीबी रेखा। वास्तव में संतोष जी, आज मैं ये कह सकता हूँ कि हास्य में भी अगर आपने व्यंग को आप लाए हैं, तो इससे अच्छा शायद ही मैंने सुना हो। सारी चीज़ों को निचोड़ आपने बोला, मतलब हास्य भी और साथ ही साथ सरकार को उनका आईना भी, नेताओं को उनका आईना भी दिखाया इन पंक्तियों ने। तो वहाँ एक बहुत ही अच्छी आपकी जो काव्य शैली है उसको। अच्छा, तो जी थोड़ा-सा और जिस समय इस समय जो लॉकडाउन और अब तो अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, कोरोना काल है। क्या कहेंगे अंत में? और क्या अगर कोरोना के विषय में भी क्या आपने कुछ लिखा है इस प्रकार की महामारी के विषय में आपने कुछ लिखा है? तो बहुत 2 पंक्तियाँ। देखो, ऐसा है, मैंने जब लॉकडाउन हुआ जी, तो उसका भी मैंने सदुपयोग किया। जी, और लॉकडाउन में थोड़ा बहुत नहीं, ये आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये जी, पूरी ही पुस्तक। जी। जी, थोड़ा-सा और ऊपर कर लीजिए, थोड़ा-सा और ऊपर हाँ, ताकि दर्शक मैंने देखे क्या लिखा है। जी, कोरोना का संकट का बिल्कुल, 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 बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल देख पा रहे होंगे हमारे दर्शक, कोरोना का संकट काल। जी, 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 जी। जी, ये पुस्तक आपने लिखी है। ये पुस्तक मैंने कोरोना जब लॉकडाउन हुआ तो घर में बैठे-बैठे जो लॉकडाउन हुआ, क्यों जी, घोषणा हुई, उसके बाद में क्यों जो है मोदी जी ने कहा कि जान है तो जहान है, ठीक है ना? उसके जी, जी, बाद जब बिल आर्थिक स्थिति खराब हुई तो बोले कि जान भी है, जहान भी है, थोड़ा ढील दी गई। तो घरों में लोग जो है बैठे-बैठे जी, किस तरह जो है दिन काटते थे, किस तरह बाहर निकलने पर उन्हें जो है दंड बैठक का दंड मिलता था, लॉकडाउन तोड़ने का खामियाजा भुगतना पड़ता था। लोग वहाँ कैसे जो है वहाँ जो है सरकार का साथ दे रहे थे। और बहुत से ऐसे थे कि जो डॉक्टरों को, जो नर्सों को परेशान कर रहे थे। जी। लेकिन उस ये सारी स्थिति चीज़ें में इसमें हैं। सारी चीज़ें इसमें हैं। देखिए, एक एक बार आप दर्शकों को स्क्रीन के सामने और दिखाइए और मैं बिल्कुल कहूँगा कि आप बिल्कुल अगर इन सब चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब को बिल्कुल लेवें। इस किताब जी, इस बुक को अब देखिए नीचे लिखा हुआ है संतोष कुमार सिंह करके और कोरोना का संकट काल, ये मुक्तक है, छंदोबद्ध कविताएँ हैं, गीत है, ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल, बिल्कुल, ये दर्शकों ने बिल्कुल देखा संतोष जी और बिल्कुल जो है पूरे देश के लोग उसको देख रहे हैं। बिल्कुल ये किताब जो है लोग लेंगे और इससे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। आपने जो गीत अभी सुनाया, इसी प्रकार के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गीत हैं उस किताब में। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं। जी, हाँ। ठीक है संतोष जी, अब अंत में आप क्या संदेश देंगे? देश के नाम क्या संदेश रहेगा आपका हिंदी को लेके, कोरोना काल को लेके? क्या कहेंगे आप अंत में क्या कहना चाहेंगे? कोरोना काल बहुत ही बुरी महामारी है। इसका अभी कोई भी समाधान दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि एक तरफ तो जनता कहती है कि हम भूखे मरे जा रहे हैं, उद्योगों को खोलिए, ऑफिसों को खोलिए, तो उनका भी कहना ठीक है। लेकिन उनको जो सुरक्षा उपाय हैं कोरोना के लिए, वो स्वयं नहीं करेंगे,
स्वयं अपना सुरक्षा अपने हाथ नहीं करेंगे तो इस बीमारी से बचा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें सरकार अब इतना ही कर सकती है, या तो आप पेट भरने के लिए निकलिए, अपना व्यवसाय कीजिए, और यदि सामाजिक दूरी नहीं बनाएंगे, आप जो है मास्क नहीं लगाएंगे, आप सैनिटाइजर से हाथ नहीं साफ करेंगे, साबुन नहीं धोएंगे, तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है। मैं तो जनता से यही अपील करूंगा कि आप कोरोना से स्वयं बचें, सरकार की तरफ न देखें, और सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उनका पालन करें, तभी आप बच पाएंगे, क्योंकि वैक्सीन में अभी समय लगेगा। और लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा साहित्यकारों से, जो समाज में सही स्थितियां हैं, जो समाज चाहता है, जो समाज को दिशा देनी है, वही लिखें, किसी का गुणगान नहीं लिखें। दरबारी कभी न बने, दरबारी कभी नहीं बने। जय हिंद, जय बिल्कुल राधे। संतोष जी, जैसा कि आपने कहा कि दरबारी कभी न बने। मैंने देखा बहुत सारे ऐसे गीतकार हैं, बहुत सारे। अभी तो एक अगर कविताएं भी कह रहे हैं, कवि भी हैं, तो वो दरबारी के रूप में ही प्रस्तुत भी कर रहे हैं अपने आप को। तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदायक है, जो वास्तव में साहित्यकार हैं, जो वास्तव में हिंदी को जानते हैं, समझते हैं और लिखते हैं। उनके लिए वो कहीं ना कहीं नासूर का काम भी करते हैं संतोष जी, क्योंकि वो भी अपने साथ उन्हीं की गिनती करा देते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपने बहुत सारी बातें की, आपने बहुत अपनी बहुत चीजों को बताया, और आपकी ये जो पुस्तक है, बिल्कुल आप दर्शक बिल्कुल इसको खरीदेंगे, देखेंगे। और बहुत सारी, अच्छा, ये हर जगह उपलब्ध भी है? जी हाँ, अमेजन पे भी ये पड़ी हुई है। अमेजन से भी आप खरीद सकते हैं, प्रकाशक से भी खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारे माध्यम है, उन माध्यमों से इस किताब को खरीदा जा सकता है। संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको समय दिया। और आप धन्यवाद, ऐसे ही धन्यवाद गीतों को आपका। लिखते रहिए। आपने और जो बिल्कुल, और दर्शक आपको बिल्कुल सुनेंगे हमारे माध्यम से भी, हम भी आपको दिखाते रहेंगे यूं ही। और कवि सम्मेलन जो भी होंगे उनमें भी आप हमारे साथ रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका संतोष जी। धन्यवाद, धन्यवाद, आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पब्लिक लाइव। धन्यवाद।